वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। बच्चों, आज हम क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2 को देखेंगे, जिसका नाम है भारत का भौगोलिक स्वरूप। चैप्टर 1 के अंदर बच्चे हमने देखा कि भारत के आकार क्या है, स्थिति क्या है, पड़ोसी देश कौन से, मतलब पूरे बाहरी स्वरूप के बारे में जाना। लेकिन यहाँ पे हम भारत के फिजिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे। फिजिकल फीचर्स का अर्थ होता है कि हम देखने के आधार पे हमें पता चल जाए कि भारत कैसा है हमारा। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार है, तो हमारे भौगोलिक स्वरूप कैसा है भारत का, ये सारे जानेंगे आज हम। जो भारत का भौगोलिक स्वरूप है वो पूरी जगह एक जैसा नहीं है बच्चे, ये आप भी जानते हैं। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है, कहीं मैदानी क्षेत्र है। इस तरह की अलग अलग हमारी स्थलाकृति है। और ये स्थलाकृति जो है अलग अलग शैलों से मिलके बनी है, क्योंकि अलग अलग स्थलाकृति है तो अलग अलग शैलें से ही बनेंगी। कोई संगमरमर की तरह बिल्कुल कठोर है, तो कोई सेलखड़ी की तरह बिल्कुल मुलायम है। तो बिल्कुल अलग अलग स्थलाकृति है तो अलग अलग शैल से बनी है और अलग अलग इनके विशेषताएं हैं। ये दिखने के आधार पे बिल्कुल अलग अलग है। कौन कौन सी होती है हमारी? ये पर्वत है, पठार है, मरुस्थल, मैदान, रेगिस्तान और द्वीप समूह। अब ये जो बने हैं तो अलग अलग प्लेटों के माध्यम से बने, एक ही प्लेट के माध्यम से नहीं बने, अलग अलग तरह से बने। तो किस तरह से बने हम इनको देखते हैं अच्छी तरह। सबसे पहले हम कहानी शुरू करते हैं। जो ये कहानी है बच्चे, बहुत मतलब अच्छे से समझिएगा आप इसको। ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं, आप कहेंगे मैम ये गलत ग्लोब तो नहीं बना दिया आपने, क्योंकि ऐसा तो दिखता ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन नहीं बच्चे, ये हमारा बहुत स्टार्टिंग में कैसी थी हमारी अर्थ, उसके आधार पे है ये। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारी अर्थ पे सिर्फ 2 ही फेस हुआ करते थे। ये जो वाटर वाला साइड है ये, और ये लैंड वाला साइड, ये पूरी लैंड है। ठीक है, जो वाटर वाला साइड है हम इसको पेंथालासा कहते हैं। ठीक है, और ये जो लैंड वाला साइड है इसको पेंजिया। ठीक है, तो 2 ही क्षेत्र हुआ करते हैं। सबसे पहले पेंजिया जो हमारा लैंड वाला है, और इधर वाटर वाले को पेंथालासा। ठीक है, अब जो पेंथालासा है यानी वाटर वाला, वो तो पूरा एक ही है, लेकिन पेंजिया को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से? लॉरेशिया और नीचे गोंडवाना लैंड। ठीक है, 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया पेंजिया को। ऊपर के साइड में यानी नॉर्थ साइड, हमारा साउथ का ऊपर को हमने नाम दे दिया लॉरेशिया। नीचे हमने जो साउथ साइड का था, दक्षिण का, उसको गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो है वहीं पे हमारा आज का इंडिया है, वो था सबसे पहले यहाँ पे। जो हमारी भूमि है बच्चे, वो धीरे धीरे खिसकती रहती है, आपको ही पता नहीं होगा। अभी भी भूमि जो है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे खिसक रही है। आप कहेंगे नहीं मैम हम तो बैठे हुए हैं, हमें तो कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा। ये हमें फील नहीं होता है बच्चे, लेकिन ऐसा होता है। अर्थ हमारी जो है अंदर इतनी ज्वालामुखी वगैरह फटती रहती है, आगे पीछे होती रहती है हमारी क्रस्ट। इसकी वजह से हमारी अर्थ हमेशा थोड़ी बहुत आगे पीछे खिसकती रहती है, वो हमें पता नहीं चलता, ये अलग बात है। तो इस तरह से ये जो अर्थ का टुकड़ा है, यहाँ पे जो हमारे इंडिया का ये है टुकड़ा थोड़ा सा, ये भी मतलब हर टुकड़े उस टाइम पे बन ही रहे थे, इस तरह से समझ सकते हैं आप। इनके अंदर जो है बिल्कुल हिल रहे थे, ये इनके अंदर से ज्वालामुखी फट रहे थे, तो ये बिल्कुल मूवमेंट कर रहे थे। इसी तरह लाखों करोड़ों साल की मूवमेंट से क्या हुआ, हमारा जो इंडिया का टुकड़ा है ये जाके लॉरेशिया से टकरा गया। और लॉरेशिया से टकराने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे हिमाचल जो हमारे आज का हिमालय पर्वत है, हमारा ऊपर उत्तर का भाग है, यहाँ पे निर्माण हुआ। कैसे निर्माण हुआ? क्योंकि तेजी से जाके टकराया बिल्कुल। ठीक है, अब तेजी से जाके टकराया तो भूमि अंदर तो सटकेगी नहीं, बिल्कुल अंदर नीचे धंस जाए, इस तरह से तो होगी नहीं। तो जब आपस में टकराया तो क्या हुआ, वो जो भूमि थी, दोनों भूमियों ने मिलके आपस में आए और नीचे नहीं गए, वो भूमि वो ऊपर की तरफ आई, क्योंकि भूमि ऊपर की तरफ आएगी, नीचे नहीं जाएगी। इस तरह से जब ऊपर की तरफ आई भूमि, तो उससे क्या हुआ, वहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चे, अब जो मैंने आपको बात समझाई, यहीं पे वो बातें बस लिखी हुई है कि महाद्वीप का जो है 2 भाग थे। दक्षिणी भाग को हमने गोंडवाना लैंड का नाम दिया था, और उत्तरी भाग को हमने कौन सा? लॉरेशिया नाम दिया है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से? हमारे भारत आज का, और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, ये सारे पार्ट जो है गोंडवाना लैंड में नीचे की साइड आप देख सकते हैं, यहीं पे थे। ठीक है, और गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया को मिला के ही पेंजिया बना। जो मैंने भी आपको समझाया कि पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड है, वही बात मैंने लिखी है बस, कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड मिलके पेंजिया बनते हैं पूरे। और पेंजिया क्या था? सबसे पहले महाद्वीप वाला पार्ट यानी लैंड वाला पार्ट।
अब जो ये अलग अलग हमने अभी पीछे क्या देखा था कि अलग अलग स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं पे हमारे मरुस्थल है, कहीं पठार है, तो ये अलग अलग स्थलाकृति है। तो एक तरह से बिल्कुल टकराने से तो बन नहीं सकती। टकरा के कौन से बने थे? हमारे हिमालय पर्वत सिर्फ। तो हमें क्या एक ही चीज़ पढ़नी है? नहीं, हमें अलग अलग चीज़ें पढ़नी है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी जो है अलग अलग प्लेटों से मिलके ये सारी चीज़ें बनी हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्लेटें कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे बने, अब हम वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। 3 प्रकार से हमारी प्लेटें जो है गति करती हैं। सबसे पहले करती है रूपांतरण प्लेट, अपसारी और अभिसारी, ठीक है, ये 3 तरह से। अब हम देखेंगे कि अलग अलग मूवमेंट से अलग अलग स्थलाकृतियाँ कैसे बनती है। सबसे पहले हम देखेंगे अभिसारी प्लेट, ठीक है। अभिसारी का देखिए आप नाम पे बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। जब भी दो कोई प्लेट होती है आपस में आती है, समीप आती हैं, तो उससे क्या होता है? एक नई बिल्कुल स्थलाकृति बनती है। जैसे एक प्लेट ये आई, ठीक है, दूसरी प्लेट ये आपस में आई, तो इससे क्या हुआ? टकराने से बीच में हिमालय पर्वत निर्माण हुआ। जैसे इस हमारे इंडिया में भी जो हिमालय पर्वत है कैसे बने थे? नीचे इंडिया गोंडवाना लैंड से ऊपर आया था, यहाँ से गोंडवाना लैंड से ऊपर आया था, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा। तो उससे क्या हुआ था? तेजी से टकराई ये प्लेट यहाँ से यहाँ पे, तो क्या हुआ? हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। बस अभिसारी प्लेट में होता यही है कि जब भी दो प्लेटें आपस में समीप आती हैं तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। अभिसारी मतलब आपस में प्लेटों का पास आना, आपस में प्लेटें पास आएंगी तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। कैसे? क्योंकि वो प्लेटें जो है तेजी से पास आ रही हैं तो वो ऊपर को आ जाती हैं। जो भूमि है नीचे नहीं जाती, वो ऊपर को आती है भूमि और ऊपर को बढ़ती रहती है धीरे 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 धीरे, और इससे क्या होता है? हिमालय पर्वत यानी ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते पर्वतों का निर्माण करती है। अब है अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। जैसे अभिसारी में पास आ रही है, अपसारी में दूर जाएंगी। यानी दो प्लेट जब दूर जाती है तो क्या होता है? उस समय पठार का निर्माण हो जाता है। क्योंकि पठार का निर्माण कैसे होता है? अब आप कहेंगे मैम इसमें कैसे? इसमें दूर जा रही है तो इसमें भी पर्वत का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि इसमें दूर जा रही है तो नीचे से क्या होगा? लावा गरम गरम ऊपर की साइड आता है, और लावा ऊपर के आने की क्या, धीरे धीरे लावा ऊपर आता रहा। जैसे आप समझिए, एक प्लेट दूर गई, ये लाल वाला जो है लावा ऊपर को आ गया। ये ऊपर को आने के बाद में लावा यहाँ पे ठंडा हो जाता है। अब ये ठंडा होने के बाद में पठार का निर्माण कर देता है, ठीक है। पठार का अर्थ क्या होता है बच्चे? इस तरह की स्थलाकृति होती है, इसे हम आगे अच्छे से देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल आपके टेबल की तरह। ये बना हमारे लावे से ही होता है, लावे के द्वारा ही बना होता है। लेकिन ये क्या होता है? वो नीचे से लावा ऊपर आता है और लावा जब ठंडा हो जाता है तब वो पठार की शेप ले लेता है, ठीक है। तो अब सारी प्लेट के अंदर क्या होता है कि जब दो प्लेटें आपस में दूर जाती है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? अंदर का लावा बाहर आएगा, ठंडा होने के बाद ये पठार का निर्माण करेगा। दूर गई प्लेट, यहाँ से लावा ऊपर आया और यहाँ पे पहले लावा आ जाता है, फिर ठंडा हो गया धीरे धीरे तो ये पठार की शेप ले लेता है। तो अभिसारी में जो है प्लेटें आपस में पास आती हैं, अपसारी में दूर जाती हैं। जब पास आएंगी तो हिमालय पर्वत का निर्माण होगा, जब दूर जाएंगी तो पठार का निर्माण होगा। इसके बाद हम देखते हैं रूपांतरण प्लेट। रूपांतरण प्लेट जो है इन दोनों का बिल्कुल मिक्सचर कह सकते हैं। इसमें क्या है? कोई भी नई स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता। इसमें बस क्या होता है? झटके आते हैं भूकंप के। जब आपको थोड़े थोड़े झटके महसूस होते हैं, कभी कभी हम न्यूज़ सुनते हैं, तो क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो वहाँ पे प्लेटें होती हैं वो आपस में बस थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रही होती है। तो इससे क्या होता है? ना कोई प्लेट, ना कोई भू-आकृति बनती है उस समय, ना बिगड़ती है, कुछ नहीं होता, बस हल्की सी आगे पीछे हो जाती है प्लेटें। जिससे क्या होता है? हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। और ये भूकंप के झटके सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं बच्चे? क्योंकि द्वीप समूह वगैरह में। वहाँ पे द्वीप समूह में क्यों होते हैं ज़्यादा? क्योंकि वहाँ की प्लेटें छोटी छोटी होती है, एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है भाई प्लेटों को, तो प्लेटें आगे पीछे होती रहती है, इसलिए प्लेटों में भूकंप के झटके जो है ऊपर महसूस होते रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे बच्चे कि अभिसारी जो है उसमें क्या होता है? सबसे पहले अभिसारी के अंदर कि जो प्लेटें हैं दो आपस में बिल्कुल पास आती हैं तेजी से, इससे क्या होता है? हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। अपसारी में इसका उल्टा है, बिल्कुल प्लेटें दूर जाएंगी, अंदर का लावा बाहर आएगा, लावा बाहर आने के बाद ठंडा हो जाएगा और पठार का निर्माण करेगा। रूपांतरण प्लेट में इन दोनों का मिक्सचर कह सकते हैं आपकी, आपस में ही एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में। ये जो क्षैतिज दिशा है इसका मतलब है आगे पीछे।
अगर आपको ये वर्ड याद नहीं रहता तो आप इसकी जगह आगे पीछे वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह अगर आप यही वर्ड याद रखें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो क्षैतिज दिशा में आगे पीछे मतलब होती रहती है प्लेट, जिससे क्या होता है, ना कोई भूआकृति बनती है ना बिगड़ती है, कुछ नहीं होता, बस भूकंप के झटके महसूस होते हैं। और ये कहाँ पे होता है ज़्यादातर, द्वीप समूह वाला जो इलाका होता है वहाँ पे। तो आप इससे समझ गए होंगे बच्चे। अब भारत के अंदर कौन कौन से भौगोलिक स्वरूप हैं ये हमें देखना है। अभी तक हमने देख लिया कि कैसे बनते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। लेकिन अब वो भौगोलिक स्वरूप कौन से हैं आखिर, ये हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है। अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझिए, इससे पहले हमने आपका बेस बनाया है, लेकिन यहाँ से आपका बिल्कुल मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हमारे जो है सबसे पहले भौगोलिक स्वरूप कौन कौन से हैं। हिमालय पर्वत, सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत है हमारे भारत में, उसके बाद उत्तरी मैदान भी है, प्रायद्वीपीय पठार भी, अभी हमने पठारों को देखा भी भाई किस तरह से बनते हैं। उसके बाद तटीय मैदान है, भारतीय मरुस्थल के बारे में भी जानेंगे, और द्वीप समूह, ठीक है। इन 6 भौगोलिक जो आकृतियां हैं इनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। तो हिमालय पर्वत आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हमारे दिखते हैं, महान हिमालय पर्वत, ठीक है। जो ये हिमालय पर्वत है ये उत्तर की दिशा में है भारत के, ठीक है। और ये नया पर्वत है। नया पर्वत क्यों बोला गया बच्चे से, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझिए। जैसे कि मैंने आपको भी पीछे भी बताया था, नीचे से जो है भारत ऊपर टूट के गया था, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ये कोई 1 साल 2 साल पुराना हमारा हिमालय पर्वत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ज्योग्राफी में लाखों साल या करोड़ों साल भी बहुत कम होते हैं, और हमारा जो हिमालय पर्वत है ये केवल कुछ लाखों साल पहले बना है। तो ये लाखों साल जो टाइम पीरियड है ज्योग्राफी में बहुत कम देखा जाता है, तो इसीलिए इसको नया हिमालय पर्वत बोला गया है, नया पर्वत है ये, ठीक है। इससे पहले हमारे पठार जो थे ऑलरेडी बन चुके हैं, वो पुराने हैं, लेकिन जो हिमालय पर्वत है वो नया है। पर्वत नया है इसीलिए आप सुनते हैं बार बार भूस्खलन हो गया है, कहीं पे ज़मीन धंस गई है, पहाड़ टूट गए। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो नया बना हुआ है, वो कुछ लाखों साल पहले ही बना हुआ है, ठीक है बच्चे। इसकी लंबाई कितनी है हमारी, 2400 किलोमीटर हमारे हिमालय पर्वत की लंबाई देखते हैं हम। ऐसे अगर लंबाई में नापा जाए तो 2400 किलोमीटर है। और अगर हम चौड़ाई में देखें, चौड़ाई में इस तरह से चौड़ाई कितनी है हमारे हिमालय पर्वत की, तो 400 है। 400 कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से। जो हमारे हिमालय पर्वत है बच्चे उसकी आकृति ना कुछ ऐसी दिखती है, अभी हम आपको मैप में भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ इस तरह से गई है। यहाँ से यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर का इलाका है, ठीक है। और इधर अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, थोड़ा कम चौड़ाई है, जो चौड़ाई है वो कम है, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 400 किलोमीटर है और यहाँ पे 150 150। और इसकी जो अगर हम लंबाई की बात करें, लंबाई मतलब इस तरह से आप देखिए लंबाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। ये भी मैप में आपको और अच्छे से क्लियर होगा, देखिए। हाँ, ये यहाँ पे इस तरह से हमारे हिमालय, जितने आपको येलो पार्ट दिख रहा है ये पूरा हिमालय पर्वत का है, ठीक है। हिमालय पर्वत यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो जम्मू कश्मीर का इलाका है यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे 400 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 150 किलोमीटर, इस तरह से हमारे हिमालय पर्वत क्या है। हिमालय पर्वत भी जो है बच्चे 3 पार्ट में डिवाइड है हमारा, एक पार्ट में नहीं है, 3 पार्ट। पहला पार्ट है हमारा महान हिमालय या हिमाद्री, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, महान हिमालय भी हिमाद्री भी। फिर है निम्न हिमालय और तीसरा है शिवालिक, ठीक है। सबसे पहले हम हिमाद्री के बारे में जानते हैं। इसमें सभी शिखर आते हैं, जो भी बड़े बड़े शिखर वगैरह है ना, ये हमारे महान हिमालय के अंदर आते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई हम एवरेज कहते हैं कि कम से कम हाइट सभी पर्वतों की कम से कम 6000 किलोमीटर जो है हर किसी की, इतने बड़े बड़े आप देखेंगे है ही, ठीक है। और ये हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। बर्फ़ से क्यों ढके रहेंगे, वहाँ पे कोई बर्फ़ तो डाल के जाता नहीं है। बर्फ़ से इसलिए ढके रहते हैं क्योंकि वहाँ पे जितनी ऊंचाई में आप जाते रहेंगे उतना क्या है, आपको ठंड महसूस होती रहेगी। जब आप देख रहे हैं कि 6000 इसकी औसत ऊंचाई है, तो जाहिर सी बात है कितने ज़्यादा ऊँचे होंगे ये पर्वत, और इतने ज़्यादा ऊँचे होने की वजह से हमेशा साल भर ये बर्फ़ से ढके रहते हैं।
कुछ जो है ऊंचे ऊंचे पर्वतों के नाम इसमें बता रखे हैं। माउंट एवरेस्ट हो गए, कंचनजंगा, धोलावीरा, नंदा देवी, अन्नपूर्णा पर्वत, ये सारे जो है बड़े बड़े हमारे शिखर हैं जो हमारे हिमाद्री के अंदर आते हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे समझिए, जो हमारा पार्ट है हिमालय का, ये पार्ट इस तरह से तीन पार्ट में गया है। एक हिमालय ये है जो इधर से ही गया है, एक हिमालय का पार्ट। ठीक है, एक हिमालय की श्रेणी है, फिर दूसरी और फिर तीसरी, इस तरह से 3 श्रेणियाँ बनी हुई है हिमालय की। ठीक है, जो हमने भी पढ़ी सबसे ऊपर वाली श्रेणी थी ये, जहाँ पे हमारा धोलावीरा, कंचनजंगा सब आए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ऊपर वाले में, यहाँ पे सबसे ऊपर वाली जो श्रृंखला है उधर हमारी सबसे पहले पढ़ेंगे कंचनजंगा, धोलावीरा, जो भी आप बड़े बड़े चीज़ें सुनते हैं, नंदा देवी, ये सारे क्या है सबसे ऊपर में आएंगे। उसके बाद हमारा आता है निम्न हिमालय। निम्न हिमालय क्या है, हमारे सेकंड वाला पार्ट। ये हिमाद्री के दक्षिण में है। हिमाद्री के दक्षिण में क्यों बोला गया, इसे आप इस तरह से समझिए। अगर आप दिल्ली में खड़े हैं तो आपके लिए शायद वो ऊपर उत्तर में जाए, लेकिन अगर आप हिमालय पे खड़े हैं, हिमाद्री पे, हमने भी सबसे पहले हिमाद्री पढ़ा था जो सबसे ऊपर में था। ठीक है, तो हिमाद्री के अगर आप दक्षिण में देखिए, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो दक्षिण नीचे, तो हिमाद्री कहाँ है, ऊपर में। ठीक है, इसके दक्षिण में कौन सा आएगा, निम्न हिमालय, सेकंड पार्ट में। ठीक है, फिर जो हमारे निम्न हिमालय उसके दक्षिण में यानी उसके नीचे और हमारा आएगा नीचे शिवालिक। इस तरह से 3 श्रेणियाँ हैं। सबसे ऊपर वाली को हम हिमाद्री कहते हैं, सबसे ऊपर वाले सबसे ज़्यादा ऊंचे पहाड़ होंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी जो आती है उसे हम निम्न हिमालय कहते हैं, और तीसरी जो आएगी हम उसे कहेंगे शिवालिक। इस तरह से 3 श्रेणियाँ बनी की गई हैं, 1, 2 और ये 3। ये अरुणाचल प्रदेश में जाके कम चौड़ी होती है और हमारी कश्मीर वगैरह में ज़्यादा चौड़ी है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये हिमाद्री के दक्षिण भाग में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी, वहाँ पे देखिए औसत ऊंचाई कितनी थी, 6000 किलोमीटर। ठीक है, 6000 थी, लेकिन यहाँ पे जो है कम हो गई है ऊंचाई। यहाँ के जो पर्वत आपको मिलेंगे थोड़े से कम मिलेंगे। यहाँ पे कितनी हो गई है, 3700 मीटर। 3700 मीटर से 4500 मीटर यहाँ पे इतनी हो गई है। ठीक है, उससे कम यहाँ के जो पर्वत होंगे थोड़े कम ऊंचे होंगे। यहाँ पे आप आराम से जा भी सकते हैं, जैसे कि नीचे दे भी रखा है आपको नाम, देखिए कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी। यहाँ पे लोगों को आपने सुना भी होगा कि कुल्लू मनाली गए हैं, कुल्लू घाटी, इस तरह की चीज़ें, यहाँ पे जा सकते हैं आराम से आप लोग भी। लेकिन इससे जो ऊपर वाले थे वहाँ पे आप नहीं जा सकते। वहाँ पे जो है बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट वगैरह पे कौन लोग जाते हैं, जो स्पेशल ट्रेनिंग लेके बिल्कुल वहाँ पे चढ़ाई पे चढ़ सकते हैं, वही लोग जाते हैं। तो इस तरह से शिवालिक सबसे ऊपर वाली हमारी हो जाती है। उसके बाद हमारी होती है निम्न हिमालय, जहाँ पे हमें 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में जो है औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। एवरेज इतने तो हमारे पर्वत वहाँ पे होते ही है। और चौड़ाई कितनी होती है, 550 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, और कौन कौन सी यहाँ की प्रसिद्ध घाटियाँ वगैरह है कि कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी हो गई, और कंगड़ा की हो गई, कुल्लू मनाली हो गए, सारे हमारे कुल्लू की घाटी, ये क्षेत्र यहाँ पे स्थित है हमारे निम्न हिमालय में। ये जो है मध्य भाग है हिमालय का, मध्य भाग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया। ऊपर हमारा शिवालिक है, सबसे ऊपर हमारा कौन सा है, यहाँ पे हमारी 3 श्रेणियाँ, जैसे सबसे ऊपर हमारा हिमाद्री है, बीच में हमारा निम्न हिमालय आता है, इसीलिए इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, और सबसे नीचे शिवालिक है, तो इसलिए ये मध्य भाग के नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यंत संकुचित और परिवर्तन चट्टानें हैं। यहाँ पे बिल्कुल है संकुचित है, बहुत कम सा भाग है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा भाग है इसका। आई होप बच्चे आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होंगी यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं हिमालय का थर्ड पार्ट, शिवालिक। शिवालिक जो है बिल्कुल बाहर की सीमा में हम इसको देखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पर्वत होते हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। पर्वतमाला जो है इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, और हिमालय की जो है नदियाँ वगैरह, तलहटी वगैरह सब इसी पे बनी हुई है, और ये अपने साथ नीचे की ओर लाता है। हिमालय की जो पर्वतमालाएं होती हैं वहाँ से नदियों को नीचे की ओर ये संगठित वगैरह करता है, क्योंकि सबसे नीचे है तो ऊपर से जो भी चीज़ें टूटती वगैरह तो शिवालिक से इस तरह से नीचे जाती हैं। इसकी जो श्रेणी की ऊंचाई है, अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी कम रह गई है। कहाँ हमने स्टार्टिंग की थी हिमाद्री में 6000 से, उसके बाद हम आए 4500 तक,
उसके बाद यहाँ पे देखिए और एवरेज ऊंचाई कितनी हो गई, 900 से 1100 मीटर केवल, ठीक है। और चौड़ाई कितनी रह गई, 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई रह गई है। यहाँ पे बहुत सारी दून भी स्थित है। अब देखिए दून वगैरह स्थित है बस यहाँ पे। दून का मतलब क्या है, जो छोटी छोटी जगहें होती है, जैसे थोड़े बहुत जहाँ पहाड़ है, कैसे कैसे, जैसे आप देहरादून का आपने नाम सुना होगा, देहरादून हो गए, पाटली दून हो गए, कोटली दून हो गए, ये सारे छोटे छोटे जो दून है वो स्थित है, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी आती है बच्चे, 3 पार्ट है हमारे हिमालय के। सबसे पहले में हमारी हिमाद्री आएगी, सेकंड में हमारे आएंगे निम्न हिमालय, थर्ड में हमारे शिवालिक है। यहाँ पे जो है एवरेज ऊंचाई थी 6000, यहाँ पे 45000 और यहाँ पे 900। यहाँ पे जो है हमारे माउंट एवरेस्ट वगैरह जो है वो स्थित है। यहाँ पे हमारी छोटी मोटी जो हमारे कुल्लू हो गए, ये सारी कुल्लू मनाली का जहाँ आप घूमने बिल्कुल नाम फेमस है, वहाँ ये चीज़ें यहाँ पे हो गई निम्न में, मध्य भाग में। उसके बाद जो हमारे दून स्थित है वो सारे थर्ड में शिवालिक पार्ट में स्थित है। तो ये आपने पार्ट के जो डिवीज़न थे ये हमने इस बेस पे देखे, यहाँ पे चौड़ाई के इस तरह से, ठीक है। लेकिन नदियों के बेस पे भी थोड़ा थोड़ा सा डिवीज़न है, ये हम आगे देखते हैं कि नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये बहती है, बहुत सारी नदियाँ भी निकलती है वहाँ से। तो नदियों के बेस पे अगर हम हिमालय को थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड करें, क्योंकि इस तरह से हमने डिवीज़न तो कर दिया, यहाँ पे आप मैप में अच्छे समझेंगे, इस तरह से हमने डिवीज़न तो कर दिया है कि यहाँ पे ये वाला हिमालय हो गया, यहाँ पे सेकंड वाला हो गया, यहाँ पे हमारे थर्ड वाला हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम इसे इस पार्ट पे डिवाइड करेंगे, इस नदियों के बेस पे कि नदियाँ कहाँ कहाँ से जा रही है। तो इस पार्ट पे जो है ये 4 तरह से डिवाइड होता है, ठीक है। सिंधु और सतलुज नदी का बीच का क्षेत्र, सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु और सतलुज नदी जहाँ से बहती है वहाँ का हिमालय का क्षेत्र कौन सा है, वो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश का हमारा क्षेत्र है वहाँ से हमारी सिंधु नदी निकलती है, ये हो गया हमारा पंजाब का क्षेत्र, ये हमारे हिमाचल का क्षेत्र। तो सबसे पहले डिवीज़न हमने ये वाला देखा, ठीक है। हिमालय में यहाँ से कौन सी नदी है, सिंधु और सतलुज नदी। दूसरे में आती है हमारी सतलुज और काली रिवर, ठीक है। काली रिवर यहाँ पे भी इस सतलुज को यहाँ पे इसलिए गिना गया है क्योंकि कोई भी रिवर एक ही पार्ट में डिवाइड नहीं होती, वो अपने साथ दूसरा भी क्षेत्र ले जाती है। तो ये यहाँ पे हमारी सतलुज तो थी, यहाँ पे काली और हो गई, ठीक है, 2 रिवर आ गई हमारी। उसके बाद थर्ड बेस पे डिवाइड है काली और सिरसा नदी का, ये है नेपाल के क्षेत्र में। अब जो हमारा नेपाल यहाँ पे है बिल्कुल उत्तराखंड के बगल में, तो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आ गई हमारी तीसरा डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न हमारा ये था सिंधु और सतलुज नदी का, दूसरा हमारा सतलुज का है और काली रिवर का है, और थर्ड है काली और सिरसा का, जो हमारे नेपाल के क्षेत्र में काली और सिरसा का। उसके बाद फोर्थ है तिरसा और देहांग नदी, ये जो है असम और हिमालय का इधर का क्षेत्र में आ जाता है लास्ट में, ठीक है। तो हमने हिमालय के डिवीज़न्स देख लिए। हिमालय के डिवीज़न सबसे पहले हमने इधर चौड़ाई के भाग पे देखे कि हिमालय के बेस पे कौन से हैं, 3 हैं। उसके बाद नदियों के बेस पे हमने देख लिया इस तरह से 4 डिवीज़न है, ठीक है। अब हमारा जो हिमालय वाला पार्ट है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप बच्चे आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गए हो। कोई भी अगर दिक्कत हो एक बार वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप हमसे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं उत्तरी मैदान का क्षेत्र। अब हमने आपको पहले तो बता दिया था कि हिमालय पर्वत बने कैसे, इसलिए मैंने दोबारा वहाँ पे ये नहीं बताया था कि ये पर्वत वगैरह कैसे बने, क्योंकि हमने वो पहली स्लाइड में देख चुके थे कि प्लेट जो है एक दूसरे से आके अभिसारी प्लेट जो होती है तेज़ी से टकराती है, तो उस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ है। लेकिन अब जो हमारे उत्तरी मैदान है उनका निर्माण कैसे हुआ है यहाँ पे हम वो समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपको अगर निर्माण समझ में आ जाएगा तो बाकी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं। जो हमारे उत्तरी मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ है, जब भी हमारे हिमालय पर्वत पे बारिश होती है, बारिश से क्या होता है, जो ये छोटे छोटे से कण होते हैं इनको हमारे जो नदियाँ होती है वो साथ में ले आती है नीचे अपने साथ, और साथ में लाने से क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे यहाँ पे डिकम्पोज बिल्कुल नीचे आते रहते हैं, ठीक है, इस तरह से नीचे आते रहते हैं और यहीं पे ये एक क्षेत्र बना लेते हैं, बिल्कुल जो उत्तरी ये मैदान का क्षेत्र बना लेते हैं। इस तरह से कंकड़ गिरते रहते हैं, मतलब अपने साथ जो है ये पानी लेके आएगी। अब पानी लाने से क्या होगा, पानी लाने से हमारे क्या होता है, ऊपर के जो भी हमारे पास चीज़ें होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं वो नीचे आ जाती है,
और नीचे आने से क्या होता है, प्लेन एरिया बन जाता है। वहाँ पे प्लेन एरिया को हम कहते हैं उत्तरी मैदान, क्योंकि पर्वत जो हो गए वो तो उठे हुए हैं, लेकिन मैदान क्या होते हैं, बिल्कुल सपाट, बिल्कुल जहाँ पे हम रहते हैं। दिल्ली क्या है, एक मैदानी इलाका है। उत्तर प्रदेश क्या है, मैदानी इलाका है। कैसे बने हैं, जो भी हिमालय से इस तरह से हमारे वर्षा हुई, बहुत ज़्यादा वर्षा होने से क्या हुआ है, सारे वर्षा के साथ पानी जो है नीचे आया तेज़ी से, और पानी अपने साथ क्या है, जो भी सारे कंकड़ पत्थर, जो भी सारी चीज़ें थी, उन सबको नीचे लाया, और नीचे लाके एक स्थान पे जमा करता गया। धीरे धीरे जमा करने से क्या हुआ, उस स्थान को, जो एक खड्डा वाला क्षेत्र था, बिल्कुल अभी खड्डा दिखाई दे रहा है ना आपको, लेकिन इसी तरह से धीरे 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 अगर नदी अपने साथ सारे पत्थर वगैरह लाती रहेंगी तो इस तरह से प्लेन एरिया बन जाता है। प्लेन एरिया जो होता है उसी को हम उत्तरी मैदान कहते हैं, रहने योग्य बन जाता है। और सबसे अच्छे होते हैं ये उत्तरी मैदान, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है हमारी उत्तरी मैदानों पे ही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और हमारे दिल्ली, ये सारे उत्तरी मैदान हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जनसंख्या जो है यहीं पे निवास करती है। क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पे जीवन जो है अच्छा है। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो जो नदियाँ हैं इनकी प्रमुख भूमिका रहती है हमारे मैदानों को बनाने में। अगर नदियों से बारिश ही नहीं आती, नदियाँ अपने साथ बारिश लाती ही नहीं, पानी लाती ही नहीं, नीचे कंकड़ पत्थर आते ही नहीं, तो कैसे बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं बन पाता। तो हमारा जो उत्तरी मैदान है वो, उसको बनाने के लिए कौन कौन सी नदी जिम्मेदार है, सिंधु नदी और गंगा ब्रह्मपुत्र, ये सारी जो है नदियाँ जो है जिम्मेदार हैं। गंगा नदी और सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये 3-4 नदियाँ क्यों जिम्मेदार है, क्योंकि ये सारी जो नदियाँ यही इधर हमारे उत्तरी मैदान को बनाती हैं, ठीक है बच्चे। इनके द्वारा ही जो है हिमालय से तलहटी वगैरह, तलहटी से जलोढ़ निक्षेपण, तो ये बिल्कुल बुक की लैंग्वेज है जो लिखी हुई है, ठीक है। तो लेकिन आपको सीधे साधे मैंने शब्दों में समझा दिया है कि ऊपर से वो जो अपने साथ मृदा वगैरह लाती है, जलोढ़ निक्षेपण, इसका मतलब यही होता है कि जल के साथ ओढ़ी गई मृदा ये ले आती है नीचे, और निक्षेपण मतलब बिल्कुल डाल देती है अच्छी तरह से उत्तरी मैदान का, जिससे निर्माण हो जाता है। ये उत्तरी मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया, दिल्ली में हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सारा कौन सा क्षेत्र है हमारा, उत्तरी मैदान का क्षेत्र कहलाता है। अब उत्तरी मैदान का क्षेत्र अगर हम देखें तो कहाँ से कहाँ तक है, कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई है, वो देख लेते हैं। 2400 किलोमीटर लंबाई तथा 240 किलोमीटर से 320 चौड़ाई, इतनी हमारी चौड़ाई है पूरे हमारे उत्तरी मैदानों की। उसके बाद उत्तरी मैदान में जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। जो मैं आपको भी पीछे समझा रही थी वही चीज़ें हैं कि जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ऊपर से नीचे की और मिट्टी लाई गई है, तो उपजाऊ मिट्टी होगी, जाहिर सी बात है। इतने जगह से वो बिल्कुल आई है, बिल्कुल पहाड़ों से इतनी मुश्किलों से वहाँ से लाई गई है, बिल्कुल अच्छी तरह की अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती है, इसलिए उपजाऊ मिट्टी होती है। अब उपजाऊ मिट्टी होती है इसलिए कृषि वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है। आप देखेंगे जो हमारी कृषि होती है किन स्थानों पे होती है, बिल्कुल इन्हीं स्थानों पे, हरियाणा पे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहीं पे होती है। तो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ पे जल बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जल आसानी से कैसे उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि नदियाँ वगैरह जो है यहीं पे तो बहती हैं, नदियाँ बहती हैं, तभी तो अपने साथ में निक्षेपण वगैरह लाई थी, जलोढ़ मृदा वगैरह लाई थी, ठीक है। तो जल की उपलब्धता भी हो जाती है, इससे अच्छी खेती हो जाती है। और वातावरण बिल्कुल रहने योग्य है। वातावरण कैसे रहने योग्य है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई अगर पुल का निर्माण करना है या फिर मेट्रो ट्रेन बनानी है, मान लीजिए मेट्रो, आप सोचते होंगे क्यों नहीं बन जाती पहाड़ वाले इलाके में, क्योंकि नहीं बन सकती। वहाँ पे एक रोड ही बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल रहने योग्य बहुत दिक्कत है लोगों को। लेकिन यही अगर हम देखें दिल्ली में, क्या मेट्रो बनाने में कोई दिक्कत आई, ट्रेन बिछाने में, उनकी लाइन वगैरह बिछाने में कोई दिक्कत आती है, बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। तो ये बिल्कुल रहने योग्य अच्छा माहौल मिल जाता है। पहाड़ों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड है और कहीं मरुस्थल वाला क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन एक हमारा उत्तरी मैदान ऐसा है जो रहने योग्य है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसा मौसम है उसी के अनुसार हम अपने आप को ढाल भी लेते हैं बहुत आसानी से, और जल भी उपलब्ध है, कृषि भी है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पे इसलिए हमारे इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पे जनसंख्या जो है ज़्यादा है। अब हमने ये तो जान लिया कि उत्तरी मैदान, लेकिन उत्तरी मैदान किस तरह से बने हैं और इसके भी अलग अलग टाइप कह सकते हैं हम, अलग अलग टाइप देखे जा सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में हम जिन्हें डिवाइड करते हैं। पहले आप बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए, फिर हम इनको बुक की लैंग्वेज में आगे लिखा भी है, बिल्कुल अच्छे से आप वहाँ से याद भी कर सकते हैं। लेकिन पहले चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ लेंगे तो डेफिनेशन तो आप बुक से भी रट सकते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हमने जैसे आपको समझाया था, यहाँ पे ये पहाड़ हो गया, ठीक है। पहाड़ से क्या है, इस तरह से वहाँ पे पहाड़ में अलग अलग छोटे बड़े कंकड़ पत्थर सारे होते हैं। बारिश आ गई यहाँ पे, ठीक है,
बारिश से क्या हो गया, कंकड़ पत्थर नीचे आ गए, तो वहाँ पे क्या आ गए थे, हमने डायरेक्ट नीचे डाल दिए, ठीक है, तो उत्तरी मैदान का निर्माण कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पे अच्छी तरह से प्रोसेस समझेंगे कि बीच बीच में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बारिश हो गई, बारिश के बाद बूंदे आई, हमारे बूंदे आने से क्या हुआ, ये हमारे पर्वत, ये जो छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर थे, छोटे बड़े सभी अपने साथ ले आए। छोटे बड़े अपने साथ, बड़े और छोटे दोनों क्यों ले आए, क्योंकि देखिए जब बिल्कुल तेज़ी से पानी, यहाँ पे ढाल होती है ये, ठीक है, बिल्कुल ढाल है, ये ढाल से क्या होता है, उस समय में पानी बहुत तेज़ी में रहता है, तेज़ी में पानी होने के कारण वो अपने साथ छोटे बड़े हर टाइप के पत्थर नीचे ले आता है, ठीक है। तो अपने साथ छोटे बड़े हर टाइप के पत्थर नीचे ले आएगा। पत्थर नीचे लाने से क्या होगा, यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, ठीक है, पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है बड़े छोटे दोनों पत्थर साथ में तो ले आई, लेकिन यहाँ से पानी का रास्ता बिल्कुल खो जैसा जाता है, पानी को पता ही नहीं चलता भाई कहाँ जाना है, ऊपर से तो नीचे आ गया बिल्कुल। अब यहाँ से यहाँ पे पानी गायब नहीं होता, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि पानी है ही नहीं यहाँ तो अब, ठीक है। अब पानी ऊपर से नीचे तो भाई बिल्कुल गायब हो नहीं जाएगा, अपने साथ पत्थरों को नीचे ले आया, लेकिन पानी गायब नहीं होता है, ऐसे छोटी छोटी धाराओं में आगे निकलता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्र बनाया, उसने कौन सा क्षेत्र बनाया, भाबर प्रदेश। कौन सा क्षेत्र है बच्चे, भाबर प्रदेश। तो भाबर प्रदेश की डेफिनेशन क्या है, वो क्षेत्र होता है जो पानी अपने साथ नीचे लाया जाता है नदियों द्वारा, और यहाँ पे छोटे और बड़े दोनों कंकड़ पत्थर होते हैं। यहाँ पे नदियाँ जो हैं कंफ्यूज हो जाती हैं एक तरह से कि कहाँ जाना है आगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नदियाँ जो है हमारी आंखों से विहीन हो जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है। लेकिन यहाँ की ज़मीन जो है उपजाऊ थोड़ी बहुत होगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटी बड़ी दोनों पत्थर है भाई साथ में, तो बड़े बड़े पत्थरों में थोड़ी कोई खेती करेगा, तो थोड़ी बहुत जो है ज़मीन उपजाऊ रहेगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इस तरह के अब हमारे भाबर प्रदेश होते हैं। तो आपको अच्छी तरह से भाबर प्रदेश का समझ में आ गया होगा कि पहाड़ से बिल्कुल नीचे आते वक्त छोटे बड़े दोनों कंकड़ पत्थर होते हैं, और यहाँ पे जो है नदियाँ गायब होने सी लगती रहती हैं। अब नदियाँ यहाँ से तो हमें लगा कि गायब हो गई, लेकिन वो गायब थोड़ी हुई है, आगे धीरे धीरे चलता रहेगा उनका पानी, क्योंकि पत्थरों से भी तो भाई पानी बिल्कुल अपनी जगह बना ही देता है। अब आगे आएगा, अब आगे आके यहाँ पे जो है बड़े बड़े पत्थर तो रह गए, लेकिन जो छोटे मोटे पत्थर थे उनको फिर भी वो साथ लाएगा ही लाएगा। और छोटे छोटे पत्थर साथ में लाने से क्या होगा, यहाँ पे तराई प्रदेश का निर्माण होगा, या दलदल का, ठीक है। आपको जो भी नाम याद रहे आप उस तरह से देख लीजिए, तराई भी कहते हैं और दलदल भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके, ठीक है। अब ये जो तराई प्रदेश है, दलदल है, ये प्रदेश में क्या होता है, ये छोटे मोटे पत्थर अपने साथ लाएगा, और यहाँ पे हमेशा पानी भरा रहेगा। हमेशा पानी क्यों भरा रहेगा बच्चे, क्योंकि जब पानी वहाँ से तेज़ी से आ गया और यहाँ पे बिल्कुल वो कंफ्यूज हो गया, भाई पानी भी कहाँ को जाना है आगे, फिर धीरे धीरे पानी आगे तो चला गया, फिर उसके बाद पानी यहाँ पे जाके जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उन्हें जमा कर देता है, और यहाँ पे बिल्कुल हमेशा पानी जमा ही रह जाता है। उसके बाद पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो ये धीरे धीरे जो आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा, हमेशा पानी जमा ही रहता है, तो इसीलिए इसे तराई प्रदेश या दलदल कहते हैं। अब ये तो प्रदेश की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, खेती सही हो सकती है, क्योंकि दलदल है भाई, पानी है, पानी की अच्छी मात्रा है, थोड़ा बहुत लाया भी अपने साथ, तो ठीक ठाक खेती हो जाएगी यहाँ पे भी, ठीक है। अब उसके बाद सबसे अच्छा खेती के लिए कौन सा प्रदेश है, खादर प्रदेश। सबसे अच्छा कौन सा है, खादर प्रदेश है, ठीक है। खादर प्रदेश में क्या होता है बच्चे, अब यहाँ से तो बिल्कुल ये कंकड़ पत्थर जो है छोटे मोटे यहीं पे छोड़ दिया, अब यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें होती हैं वो अपने साथ आखिरी तक लेके रखेगा पानी, ठीक है, लास्ट तक। अब ये खादर प्रदेश जो है, यहाँ पे जल की धारा इस तरह से निकलती है, ठीक है, आगे में, और ये खादर प्रदेश में छोटे छोटे, और ये खादर प्रदेश मतलब सबसे अच्छी है फसल के लिए, यहाँ पे पानी की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, कभी कभार किसी साल ज़्यादा पानी आ गया तो ज़्यादा पानी जमा हो गया, ठीक है, पानी बिल्कुल तेज़ी से आया, अगर बादल फट गया तो भाई बिल्कुल तेज़ी से यहीं पे गिरेगा, ठीक है, ये हमेशा भरा रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी नहीं होती, यहाँ पे भी आगे आता रहता है पानी इस तरह से, तो पानी की कभी कमी नहीं होगी, धीरे धीरे पानी आता रहेगा, अच्छी क्वालिटी की अपने साथ मृदा वगैरह लाएगा, कभी खाद की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये सारी तो इसकी विशेषता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ पे खादर प्रदेश में हमेशा बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ क्यों आ जाती है, आप कहोगे मैम ये सब कुछ तो सही है, बाढ़ क्यों आ जाएगी बार बार, ये हम नहीं समझ पाए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मान लीजिए यहाँ पे बादल फट गया, तेज़ी से यहाँ पे पानी आया, अब यहाँ पे तो बड़े बड़े ईंट पत्थर भी हैं भाई, थोड़ी सी पानी की जो स्पीड कम हो गई, फिर यहाँ पे थोड़ी स्पीड तेज़ हो गई, उसके बाद स्पीड तेज़ होने के बाद तो अगर यहाँ पे ज़्यादा पानी आया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आगे भी तो पानी ज़्यादा लाएगा वो अपने साथ, ठीक है। तो पानी यहाँ पे ज़्यादा लाने की वजह से क्या होता है, बाढ़ का हमेशा खतरा बना रहता है।
जो आप सुनते हैं ना कि बिहार के या फिर उत्तर प्रदेश के कोई भी कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिसमें हर साल हम बाढ़ की खबर सुनते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो खादर प्रदेश होते हैं। वहाँ पे लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि भाई उन्हें लगता है कि अच्छी फसल हो जाएगी, भाई पानी की कमी भी नहीं हो रही, खाद की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल अच्छी खेती हो जा रही है, तो लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है वहाँ पे? क्योंकि हर साल बाढ़ आ ही जाती है ज़्यादातर, तो बाढ़ की वजह से दिक्कत वाले इलाके होते हैं। लेकिन वहीं पे इससे जो थोड़े से दूर दूर वाले इलाके हैं इन्हें कहते हैं भाबर प्रदेश। ठीक है, ये होते हैं भाबर प्रदेश, जो ये मेन इलाके से थोड़े से दूर होते हैं। अब इन प्रदेशों में क्या है बच्चे, ये इनमें भी वही सारी क्वालिटीज़ है एक तरह से देखी जाए तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, बाढ़ का खतरा नहीं होता। ये खेती के लिए भी सही होते हैं। ठीक है, बहुत मतलब यहाँ के मुकाबले तो थोड़ी सी अब कमी आएगी, लेकिन फिर भी सही होते हैं खेती के लिए। लेकिन यहाँ पे बाढ़ से भी तो खतरा बच रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही है, बाढ़ से भी तो खतरा है, सही है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ भी गई, खाद की कमी पड़ जाती है, इस तरह का क्षेत्र है। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से पूरी अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ गई हो। एक हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं यहीं पे। सबसे पहले ऊपर में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, बाढ़ आने से क्या होगा, सबसे पहले ऊपर में हमारे यहाँ पे बारिश हो गई। बारिश के कारण क्या होगा, ऊपर के जो जितने भी सारे पत्थर वगैरह हैं वो नीचे आ जाएंगे। पत्थर नीचे आने से यहाँ पे भाबर प्रदेश का निर्माण होता है। यहाँ पे भाबर प्रदेश में छोटे बड़े सारे पत्थर होंगे, और जो पानी है वो ऐसा लगेगा कि हमारी आंखों से बिल्कुल विहीन हो जाएगा, दिखेगा नहीं। उसके बाद पानी जो है धीरे धीरे छोटी छोटी जलधाराओं में आगे तराई क्षेत्र में जाता है, या उसे दलदल भी कहते हैं। यहाँ पे वर्ष भर पानी एक तरह से जमा ही रहता है, क्योंकि छोटी छोटी धाराओं में निकलता रहता है पानी। ये अपने साथ छोटे छोटे कण वगैरह भी ले आता है। तराई क्षेत्र से कहाँ जाता है आगे, खादर प्रदेश में। ठीक है, खादर प्रदेश में क्या होता है, अच्छी फसल होती है, यहाँ पे पानी की कभी कमी नहीं होती, खाद वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हर साल नई मिट्टी आती रहती है, क्योंकि हर साल पानी तो आएगा ही भाई, हर साल नई मिट्टी होगी। और लेकिन बाढ़ का खतरा बना रहता है। जो खादर प्रदेश से थोड़े से दूर होते हैं वो होते हैं भाबर प्रदेश, और इनमें भी ये जो होती है थोड़ी थोड़ी खाद की ज़रूरत हो गई, इस तरह से चाहिए होती है। मतलब मेन खादर प्रदेश से थोड़ा दूर होता है। ठीक है, अब इनको जो है ये तो हमने लोकल लैंग्वेज में थोड़ा समझने के लिए कर लिया, लेकिन अब हम इन्हें बिल्कुल डेफिनेशन के साथ देखते हैं। भाबर प्रदेश निम्न हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिण में बसा एक क्षेत्र है। जो हमने अभी बताया था, निम्न हिमालय यानी बीच का सेंटर वाला हिमालय, और शिवालिक वाले हिमालय, तो इसके बीच में बसा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से बारिश आती है और यहाँ बिल्कुल निक्षेपण कर देती है छोटे बड़े सारे पत्थर का, तो इसके बीच में बसा हुआ एक क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद तराई या दलदल वाला क्षेत्र कौन सा है, सभी नदियाँ भाबर क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल भाबर प्रदेश में दिखती नहीं है, तो सारी जो नदियाँ होती है वहाँ पे लुप्त हो जाती है भाबर क्षेत्र में। इस पट्टी के दक्षिण में यह नदियाँ पुनः निकलती हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी थोड़ी तराई में जो है धीरे धीरे से निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि आगे वो वहाँ पे लुप्त हो जाएंगी, फिर यहाँ से निकलना शुरू होंगी, तथा इस क्षेत्र को नरम एवं दलदली क्षेत्र बनाती है, जिससे तराई क्षेत्र कहा जाता है। अब धीरे धीरे वर्ष भर वहाँ से आती रहेंगी नदियाँ वगैरह, तो उस क्षेत्र को क्या करती है, दलदला और नरम बना देती है, इसलिए दलदला या दलदल क्षेत्र या तराई क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारे भाबर प्रदेश, जहाँ पे क्या होता था, हर साल हमारी बारिश आ जाती थी, वो वाला क्षेत्र। पुराने जलोढ़ से बना भाग भाबर प्रदेश होता है। सॉरी बच्चे, भाबर प्रदेश कौन सा है, जो थोड़ा दूर था हट के, ठीक है, वो वाला प्रदेश है। और खादर वाला कौन सा है, जहाँ पे हर साल बाढ़ आ जाती थी, वो वाला। उल्टा हो गया थोड़ा सा। तो हम पहले पढ़ते हैं कि भाबर प्रदेश कौन सा है। भाबर प्रदेश है पुराने जलोढ़ से बना हुआ, क्योंकि पुराने जलोढ़ हो गया ना, मेन जो थी उस जगह से थोड़ा दूर था, तो ये पुराने जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। पुरानी मृदा होती है उससे बना हुआ था। ठीक है, तो यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपरी स्थित होता है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल मैदान, यहाँ पे क्या आता था, हर समय बाढ़ आ जाती थी, लेकिन यहाँ पे बाढ़ नहीं आती, तो ये मैदान से थोड़ा सा दूर होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में मृदा में चूनेदार निक्षेपण पाया जाता है। ये कौन सा निक्षेपण पाया जाता है, चूनेदार वगैरह भी होता है यहाँ पे। ठीक है, और कंकड़ पत्थर वगैरह भी होते हैं थोड़े बहुत। तो इस क्षेत्र को स्थानीय भाषा में कंकड़ भी कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में कंकड़ भी कहा जाता है, क्योंकि बीच वाले यहाँ पे जो मेन क्षेत्र था वहाँ पे तो भाई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि खाद वगैरह की, लेकिन यहाँ पे जो है चूनेदार निक्षेपण है, पुराना जलोढ़ है भाई, तो थोड़ी बहुत खाद की ज़रूरत भी होगी, लेकिन क्या है, बाढ़ का खतरा नहीं है भाई भाबर प्रदेश में। अब आ जाता है हमारा खादर वाला प्रदेश। खादर वाला प्रदेश क्या है, बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपण, नया निक्षेपण होता है हर साल।
एक हर साल जो है, क्योंकि आगे से तो पानी आएगा ही, हर साल वो मिट्टी लाएगा ही, तो इससे वहाँ पे कोई खाद की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, नई नई बिल्कुल निक्षेपण आता रहेगा, नई नई मृदा आती रहेगी और अच्छी अच्छी फसल होती रहेगी, लेकिन बाढ़ का खतरा भी बना रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बच्चे आपको यहाँ तक भी ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं, एक एक टॉपिक आप अच्छे से क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि एक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आगे का आपको दिक्कत आती रहेगी। अब हम देखते हैं पठार का बच्चे। पठार जो है इस शेप का होता है, जैसे मैंने आपको बताया था टेबल वाली शेप। तो आपकी कैसे बना है ये अभी हमने पढ़ा था पीछे ही। अब सारी प्लेट से, अब सारी प्लेट में क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से बिल्कुल थोड़ी सी दूर जाती है, अंदर का मैग्मा ऊपर आएगा लावा, और लावा ऊपर आके ठंडा होके पठार की शेप ले लेता है ठंडे होने से। अब पठार जो है भारत में 2 टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है मध्य उच्च भूमि का और दूसरा हमारा ढक्कन का पठार। इसमें जो है इम्पोर्टेंट आपका ढक्कन का पठार बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम दोनों ही पढ़ेंगे। पठार की आप शेप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह की है कुछ। अब मध्य उच्च भूमि का पठार कौन सा है, ये जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है वो हमारा है मध्य उच्च भूमि वाला पठार। ठीक है, पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान से मिलता है, ये राजस्थान से मिलता हुआ पठार है। ठीक है, इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं बच्चे, चंबल नदी और बेताब, ये 3 हमारी यहाँ पे बहने वाली नदियाँ हैं। इस प्रकार को पूर्व में बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो बुंदेलखंड आपने नाम सुना होगा, तो जो बुंदेलखंड नाम है वो मध्य उच्च भूमि जो वाले पठार है उन्हीं का ही नाम है। और छोटा नागपुर का पठार जो है इसके पूर्व में स्थित है, तो इसकी कुछ स्थिति बता दी है इस तरह से। अब हमारा आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैप पे भी आपको शो हो रखा है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये दक्कन का पठार है, आप इसको देख सकते हैं। तो दक्कन का पठार है, तो ये त्रिभुजाकार भूभाग है। त्रिभुजाकार भूभाग क्यों का बोला गया, अब इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि दक्कन का पठार इतने से क्षेत्र में स्थित नहीं है, ये पूरा इतना पार्ट घेरता है हमारा। ठीक है, यहाँ का जो है पूरा पार्ट ये घेरता है, इतना जो ट्रायंगल वाला मैंने बना रखा है ये पार्ट पूरा ये यहाँ पे क्या है, दक्कन का पठार है। और ये हिमालय पर्वत से पुराना है, क्योंकि ये पहले ही बन चुका था। हिमालय पर्वत तो कैसे बना था, क्योंकि जब गोंडवाना लैंड ऊपर जाके लॉरेशिया से टकराया, लेकिन ये उससे पहले ऑलरेडी हमारे इंडिया में बना हुआ था। ठीक है, यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व में कम ढाल वाला है। अब देख सकते हैं इसे पश्चिम में जो है इस क्षेत्र में क्या है, ये ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पे, और पूर्व में क्या है, कम ढाल है यहाँ पे, इसीलिए जो नदियाँ हैं इसके ऊपर से इस तरह से जाती हैं और हमारी बंगाल की खाड़ी में उतरती भी। अभी हम अगला चैप्टर जो है अपवा वाला, उसके अंदर हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे नदी वाले सिस्टम को। और यहाँ पे जो है काली मृदा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। तो दक्कन का पठार आपको नीचे स्थिति याद रखनी है कि त्रिभुजाकार है, जो ट्रायंगल वाला क्षेत्र है इतने पार्ट में है ये। अब देखिए पठार के प्रकार, पठार के भी कुछ कुछ प्रकार है हमारे, पश्चिमी घाट वाले पठार और पूर्वी घाट वाले पठार। ठीक है, पश्चिमी घाट वाले पठार और पूर्वी घाट वाले कैसे हैं, ये आपको इस मैप के अंदर बिल्कुल अच्छे से शो हो रहा होगा। देखिए ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला पूर्वी पठार है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा, और ये है हमारा पश्चिमी पठार। बच्चे घाट होगा यहाँ पे ना, पश्चिम का इधर 2 घाट होते हैं। ठीक है, पठार हमने जो है पीछे वहाँ तक ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पे हम घाटों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूर्वी घाट, यहाँ पे पश्चिमी घाट, इस तरह से। ठीक है, 2 घाट होते हैं हमारे। तो यहाँ तक तो हमारे बीच में क्या है, ढक्कन का पठार आ गया ट्रायंगल शेप में। ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रायंगल शेप में फिर बाकी जो यहाँ पे जगह बचती है ना, थोड़ी 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 थोड़ी, यहाँ पे क्या है, हमारी घाट है। ठीक है, तो यहाँ वाला कौन सा है, पश्चिमी घाट, और इधर का पूर्वी घाट। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है ये भी हम देखते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा सा। जो हमारा पश्चिमी घाट है वो हमारा जो है पश्चिम सिरे पे है, बिल्कुल सही बात है, इधर साइड में है हमारा, बिल्कुल जैसे कि हमने अभी देखा मैप में यहाँ पे है। ठीक है, और ये क्या है, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वत की जो वर्षा वगैरह है जो हमारी वो होती है। ठीक है, और पश्चिमी घाट के जो है सबसे हम कह सकते हैं फेमस वाला कौन सा है, अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो है शिखर है। ठीक है, वो यहाँ पे स्थित है हमारे पश्चिमी घाट में। वहीं पे हमारा हम पूर्वी घाट की देखते हैं। पूर्वी घाट जो है पूर्वी सिरे पे स्थित है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये जो है पूर्वी घाट समतल नहीं है, पूरी तरह हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल समतल है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा इस तरह से। और यहाँ पे मैंने जैसे पहले आपको बताया कि बंगाल की खाड़ी वगैरह जो है यहाँ पे गिरते हैं, इसे काट के बिल्कुल वहाँ पे जो है त्रिभुजाकार हमारा
पठार था, उसे काट के जो है पूर्वी घाट की तरफ हमारी नदियाँ वगैरह गिरती है। ठीक है, वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। और जैसे यहाँ पे अन्नाईगुड़ी फेमस बिल्कुल शिखर था, वैसे ही हमारे पूर्वी घाट पे कौन सा फेमस है, महेंद्रगिरी। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1500। ये आपको बता दिया गया है। तो हमने देखा अभी तक पठार सबसे, हमने पहले हिमालय पर्वत वगैरह का देख लिया, फिर उत्तरी मैदान का, उसके बाद पठार का देख लिया। पठार भी 2 थे हमारे, दक्कन का पठार मेन है उसमें। ठीक है, उसके बाद पठार के बाद हमने घाट देखे। घाट कितने हैं हमारे, 2, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी सिरे पे है और यहाँ पे पर्वत वाली वर्षा होती है, और यहाँ पे अन्नाईगुड़ी जो है फेमस शिखर है। पूर्वी घाट जो है हमारा पूर्वी सिरा पे है, और बिल्कुल समतल भी नहीं कह सकते हम इसे, लेकिन ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जो है पठार को काट के या घाट को काट के आती हैं, और यहाँ पे जो फेमस है वो महेंद्रगिरी है। आई होप बच्चे आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। अब हम आगे देखते हैं तटीय मैदान। मैदान कौन सा क्षेत्र होता है। अब मैदान हमारे उत्तरी मैदान नहीं है, ये हमारे तटीय मैदान है, तट लग गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, समुद्र के पास जो है वाले तट है, जो समुद्र के तट के पास वाले क्षेत्र हैं, जो यहाँ पे समुद्र है उसके पास वाला जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं हम तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान के क्षेत्र। अब हम देखेंगे तटीय मैदान के कौन कौन से क्षेत्र हैं। 2 क्षेत्र है हमारे तटीय मैदान के, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। जैसे वहाँ पे घाट कितने थे हमारे, पश्चिमी और पूर्वी 2 थे, उसी तरह हमारे तटीय मैदान भी 2 प्रकार के हैं। ठीक है, सबसे पहले तटीय मैदान कौन से हैं हमारे, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, ये बहुत ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है, पश्चिमी तट पश्चिम के घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है। इस साइड में पूरा हम इधर लेके चलते हैं। इधर कौन से हमारे इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो हमने अभी इधर पढ़ा है, पश्चिम वाले हमारे कौन से थे, घाट थे, तो वही पश्चिम वाले घाट, और इधर हमारे अरब सागर है। जैसे कि हमने फर्स्ट जो चैप्टर उसमें भी हमने देखा ना कि हमारे इस साइड में यहाँ पे अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इंडिया के मैप को आप इमेजिन करते हुए चलिए। तो यहाँ पे अभी हमने जो समझा, पश्चिमी घाट, यहाँ पे पश्चिम घाट का इलाका, और यहाँ पे अरब सागर, तो पूरा मिला के क्या बना हमारे, पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, अब जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये वाला, वो भी 3 पार्ट में है, उसका मतलब छोटा छोटा सा है, ज़्यादा बड़े पार्ट नहीं है। तटीय मैदान के कौन से, उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग कौन सा है हमारा, मुंबई और गोवा का जो भाग है उसको हम कहते हैं तट के उत्तरी भाग को कोंकण। ठीक है, कोंकण के नाम से कौन सा जाना जाता है, हमारे मुंबई और गोवा का जो इलाका है, ये तटीय मैदान का इलाका, ये मिलके बनता है कोंकण, सबसे फर्स्ट वाला उत्तरी। उसके बाद मध्य वाला बनता है कन्नड़ मैदान। ठीक है, जो कन्नड़ वाला पार्ट है वो बनता है मध्य का, बीच का। उसके बाद दक्षिण वाला भाग जो है मालाबार वाला, उसको हम 3rd पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा पश्चिम के तटीय। उसके बाद हमारे आते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान अब कौन से हो गए, बंगाल की खाड़ी के साथ का जो है वो, क्योंकि इधर का हमने पढ़ लिया अभी पश्चिम का। अब हम आते हैं पूर्वी में, तो पूर्व में तटीय मैदान जो हो गए। अब पूर्व में जो तटीय मैदान है, उत्तरी मैदान भाग में इसे उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग में कोरोमंडल कहा जाता है। जो हमारा पार्ट है पूरा सा इधर बंगाल की खाड़ी वाला, इसमें हमने 2 पार्ट डिवाइड कर दिए। जैसे उधर क्या किए थे हमने, इधर की साइड में अरब सागर वाले में 3 पार्ट डिवाइड कर दिए थे, इधर मुंबई वाला, बीच में कन्नड़ वाला और इधर दक्षिण पार्ट। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें तो इधर हमने बंगाल की खाड़ी वाले साइड में 2 पार्ट डिवाइड कर दिए। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी सरकार और नीचे वाले भाग को कहते हैं कोरोमंडल। ठीक है, 2 पार्ट हमने बंगाल की साइड वाला जो है, बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट के, उधर भी हमने 2 पार्ट डिवाइड कर दिए। यहाँ पे बड़ी नदियाँ कौन कौन सी जो हमारा डेल्टा वगैरह का निर्माण करती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती है, कौन सी हैं वो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी जो है यहाँ पे बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय मरुस्थल। बच्चे मरुस्थल भी हमने देखना है, बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझिएगा। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, इसके पश्चिम किनारों पर थार का मरुस्थल है। अरावली की जो पहाड़ियाँ ये बिल्कुल इधर सेंटर में आती है इंडिया के। ठीक है, उसके पश्चिम में मतलब उसके इस साइड में यहाँ पे कौन सा आ जाएगा हमारा, राजस्थान का इलाका, नीचे इधर गुजरात और इधर राजस्थान का इलाका। ठीक है, राजस्थान के इलाके में कौन सा है, थार का मरुस्थल है। यहाँ पे बड़े बड़े बालू के टीले हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 किमी से कम वर्षा होती है।
बिल्कुल 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है यहाँ पे, हम जानते ही हैं। और बालू की टीले से भरा हुआ है, शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो नदियाँ आती भी हैं वो बालू की टीले की वजह से समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती, विलीन हो जाती है वहीं पे, ठीक है। और लूनी जो है इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी, इस तरह से कह सकते हैं आप। लूनी नदी जो है यहाँ पे थोड़ी जो है बड़ी है, जो थोड़ी बहुत दिखाई देती है। बाकी जो भी छोटी मोटी नदियाँ हैं वो सारी बालू के टीले में विलीन हो जाती है। और जैसलमेर जो है यहाँ पे वो सबसे अधिक बालू के टीले वहाँ पे पाए जाते हैं। अब आते हैं हम द्वीप समूह पे। इसका कोई और डिवीज़न वगैरह नहीं है। भारतीय मरुस्थल के बारे में हमें बस इतना ही याद रखना है कि अरावली जो पर्वत है उसके पश्चिम में स्थित है, बालू की टीले से भरा हुआ है, शुष्क प्रदेश होता है, वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है, नदियाँ जो होती है दिखाई नहीं देती, जो थोड़ी बहुत पहुँचती भी है वो बालू की टीले में लुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। लूनी सबसे बड़ी नदी है और जैसलमेर में बालू के टीले होते हैं। उसके बाद में आते हैं हम लास्ट टॉपिक द्वीप समूह पे, ठीक है। अब द्वीप समूह का क्या अर्थ है? द्वीप समूह का अर्थ ही होता है बच्चे जो छोटे छोटे चारों तरफ, जैसे आप पानी भरा हुआ है पूरे चारों तरफ में, ठीक है, और बीच में ना एक छोटा सा इलाका होता है, छोटा सा जो क्षेत्र है भूभाग, वो होता है हमारा द्वीप समूह। इस साइड में पूरा पानी 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 होगा, ठीक है, और यहाँ पे बीच में जो है थोड़ी सी जगह, ठीक है, इसी को हम कहते हैं द्वीप समूह, ठीक है। इन द्वीप समूह, ये जो द्वीप होते हैं इन्हीं के पूरे समूह को द्वीप समूह कहा जाता है। जो हम जैसे हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, ठीक है, उसी तरह से जो जापान है वो आपको जान के हैरानी होगी, वो पूरा द्वीप समूह पे ही है। वो छोटे छोटे द्वीपों से ही बना हुआ है पूरा देश, ठीक है। जो द्वीप समूह है वो भी दो पार्ट के हैं, पश्चिम वाले और पूर्व वाले। जो पश्चिम वाले हैं वहाँ पे कौन से है हमारे, लक्षद्वीप है, और पूर्व में अंडमान और निकोबार है, ठीक है बच्चे। अब इनके बारे में हम जानते हैं। जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो है केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। जो केरल है उसके पास में, मालाबार तट के पास में बिल्कुल यहाँ पे लक्षद्वीप स्थित है। यहाँ पे हम देखते हैं छोटे छोटे से, इस तरह से अगर आप इंडिया का मैप इमेजिन करें तो यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे केरल, यहाँ पे पड़ेगा हमारा, केरल के इधर मालाबार तट के पास है। यह 3 छोटे व प्रवाल द्वीपों से बना है। ये जो लक्षद्वीप है इसको हम 3 द्वीप से बना हुआ है ये। और प्रवाल द्वीप का मतलब होता है आगे पीछे होते रहते हैं जो द्वीप हमारे, बिल्कुल प्रज्वलित वाले द्वीप, ठीक है, वो वाले द्वीप में, अशांत नहीं है बिल्कुल, मतलब शांत द्वीप नहीं है, अशांत द्वीपों से है। इनको पहले जो, इसको पहले ना अलग नाम से जाना जाता था, क्योंकि 3 से बनाया तो 3 नाम होते थे पहले। अकाद्वीप पहला नाम है, मिनिकॉय जो है हमारा दूसरा द्वीप का नाम है, और तीसरा है एमीन द्वीप, ठीक है। ये 3 द्वीप है जो पहले 3 अलग अलग नामों से जाने थे, लेकिन क्या किया 1973 में बच्चे इनका जो एक ही नाम कर दिया कि भाई है तो एक ही साइड में, तो लक्षद्वीप का नाम दे दिया इस तरह से। और ये टोटल जो द्वीप है ना कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, इतना कम है। बिल्कुल आप समझ सकते हो कि बिल्कुल छोटा सा, ज़्यादा कोई एरिया भी नहीं है इसके पास। उसके बाद यहाँ पे जो एक द्वीप समूह है उसका नाम है कवारती द्वीप समूह, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे मुख्य शासन वगैरह है, प्रशासन का कार्य वगैरह है, वो इसी द्वीप समूह वगैरह में चलता है, ठीक है। और इस जो ये द्वीप समूह है हमारा लक्षद्वीप, यहाँ पे पादप वगैरह, जीव जंतु वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे जीव जंतु कहाँ पे ज़्यादा है, लक्षद्वीप में। और अभी हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार के बारे में जानकारी कि वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे तो क्या है, जीव जंतु ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जीव जंतु ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य भी बना दिया गया है, ठीक है। पक्षी अभ्यारण्य कौन से द्वीप समूह में बनाया गया है, पटली द्वीप समूह में। पटली द्वीप समूह में मनुष्य कोई भी निवास नहीं करता, वहाँ पे पूरा पक्षी अभ्यारण्य के तौर पे रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है या बंगाल की खाड़ी की साइड में पूर्व में स्थित है, ठीक है, इधर में, यहाँ पे हमारी बंगाल की खाड़ी है और इधर हमारे द्वीप समूह स्टेट है, ठीक है। अब इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऊपर में अंडमान पार्ट है, इसको अंडमान और निकोबार हम बोल देते हैं, लेकिन ऊपर का जो उत्तरी भाग है उसको अंडमान बोलते हैं, और नीचे का जो है उसको निकोबार। तो पूरा मिला के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी वही सारी चीज़ें, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीप समूह की श्रृंखला को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है।
और ये जो है बड़ी संख्या में बिखरे हुए हैं, अलग अलग है। जैसे उसमें तो 3-4 ही थे, लक्षद्वीप में ज़्यादा थे नहीं, लेकिन यहाँ पे छोटे बड़े थोड़ी संख्या में ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, ऊपर वाले को अंडमान और नीचे वाले को निकोबार कहते हैं। यहाँ पे जो है जीव जंतु जो है होते हैं, बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, लेकिन यहाँ क्या है, घने जंगल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। सदाबहार वृक्ष वगैरह जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हम अब आगे देखते हैं। आगे जो है हमारे भारत के बारे में जो हमने इतनी सारी विविधताएं पढ़ ली है, भौगोलिक विविधताएं देखिए आपने खुद कितनी सारी हैं बच्चे, कि हिमालय पर्वत है, मरुस्थल है, पठार है, पर्वत है, द्वीप समूह है, सारी चीज़ें हैं। तो ये इतनी सारी विविधताएं होने से क्या फ़ायदा है भारत को? बहुत सारा फ़ायदा है बच्चे, बहुत सारा। क्योंकि क्या है, हमारे पास हर तरह की विविधताएं हैं, और हर तरह की विविधताओं में क्या है, अपनी एक विशेषता है। मान लीजिए जो हमारे फसल कुछ तटीय इलाकों पे होती है, मान लीजिए जो हमारे नारियल के पेड़ वगैरह है, वो क्या है, हमारे तट के इलाकों में ज़्यादा। अगर हमारे पास तट ही नहीं होते तो हमें नारियल क्या है, बाहर से मंगाने पड़ते। हो सकता है हम नारियल का फिर टेस्ट ही नहीं कर पाते, बाहर से मंगाने पड़ेंगे करके कौन लाता, कोई नहीं लाता, रहने देता। तो नारियल पानी आपको टेस्ट करने को नहीं मिलता। तो और कहीं पे ऐसा क्या है, कुछ हमारे पेड़ पौधे या फिर फल या जीव जंतु ऐसे होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में ही होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पर्वत वगैरह होते ही नहीं, ठंडा इलाका होता ही नहीं, पहाड़ होते ही नहीं, तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलती। तो अलग अलग भू आकृति होने के ये फ़ायदे हैं कि हमारे पास हर तरह के संसाधन वगैरह, प्राकृतिक संसाधन, हर तरह की चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो जाती हैं, और अलग अलग भू आकृति हमें देखने को मिलती है, और हमारे पास अलग अलग चीज़ें हो जाती है जिससे हम व्यापार भी कर सकते हैं, और ये हमारे उद्योग में भी सहायक होती है। खनिज वगैरह हर जगह अलग अलग मिलते हैं, तो ये सब चीज़ों में सहायक है एक तरह से हमारे लिए। कोई बुरी बात नहीं है हमारे पास अगर भौगोलिक भिन्नताएं हैं, विशेषताएं, हर किसी क्योंकि अपनी एक विशेषता है। द्वीप समूह की अलग है, वन की अलग है, पठार की अलग है, ठीक है बच्चे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एकलव्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी अगर कहीं पे भी आपको डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।